नमस्कार। नमस्कार कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना? हाँ, बोलिए। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, देखिए आज ये पहला क्लास है और हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष, जिसको हम कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, आज से कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। देखिए, कोर्स का जो पहला 2-3 क्लासेस होगा, 3-4 क्लासेस, आप में से जिन लोगों को ज्योतिष पता है कि भाई आप लोगों को आप ज्योतिष जानते हो, तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि मैं कुछ जो पुराना चीज है जो आप लोगों को पता है वो तो मैं बताऊंगा। जाहिर सी बात है कि राशि आप लोगों को पता है, भाव भी आप लोगों को पता है, ग्रह भी आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता के जाऊंगा। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। देखिए, मेरा जो कोर्स का कुछ जो क्लास का नियम, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार हफ्ता में 3 दिन क्लास होगा। आप लोग सब अपना म्यूट रखिएगा। जब बात करने की दरकार होगा तो अनम्यूट करके आप लोग बात करिएगा। तो इस कोर्स में जो क्लास होगा, ये 0 लेवल से मैं ऊपर में जाऊंगा। क्लास में एकदम शुरू में फर्स्ट मैं पिछला क्लासेस का प्रश्न लूंगा। अगर आप में से किसी का पिछला दिन का कोई क्वेरी है तो शुरू में उसको हम पहले उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उस दिन की जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में मैं बातचीत करूंगा। फिर उस टॉपिक के बाद आप उस दिन का प्रश्न करिएगा। प्रश्न आप जितना भी, मान लीजिए आप 5th क्लास में फर्स्ट क्लास का भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न होगा शुरू में हो जाएगा, मतलब प्रीवियस क्लासेस का। हर दिन क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग है मैं नेक्स्ट दिन मॉर्निंग दे दूंगा आप लोगों को, कभी कभी रात में ही दे दूंगा। देखिए, आप लोगों में बहुत लोग फ्रेशर्स होंगे। जो फ्रेशर्स है उन लोगों को जो शुरू का मैं बात कहूंगा ये भी उन लोगों के लिए नया हो सकता है। तो सभी को मैं कहूंगा जो क्लासेस है इसका रिकॉर्डिंग आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा। मैं कुछ नोट्स जो पीडीएफ भेजूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। शुरू वाला 5-6-7 क्लासेस बड़ा इजी रहेगा। फिर धीरे धीरे चीज, जब हम कृष्णमूर्ति पद्धति या केपी रूल में जाएंगे, थोड़ा चीज वहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन ये कोर्स बड़ा इजी कोर्स है। आप लोग देखिएगा, धीरे धीरे ये कोर्स चलते चलते आप लोगों को, जो लोग अब फ्रेशर हो, निश्चित रूप से प्रेडिक्शन आ जाएगा और टाइमिंग करना भी आ जाएगा। हाँ, मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। केपी एस्ट्रोलॉजी या कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष ये कुछ नया बात नहीं है। देखिए, हमारा जो वैदिक, जिसको वेद कहता है, वेद क्या है? वेद को कहता है, वेद मतलब ज्ञान। वेद का मतलब, वेद इज ज्ञान, नॉलेज। वेद का 4 पार्ट है। हमारी प्राचीन भारतीय जो समाज, भारतीय जो संस्कार, भारतीय जो संस्कृति है, इंडियन, जिसको हम वैदिक नॉलेज कहते हैं, तो उस समय जितना भी जो भी ज्ञान की चर्चा होता था, तो सभी ज्ञान की चर्चा कहाँ पे होता था? ऋषियों और मुनियों के आश्रम में। मैं कहूंगा एक एक ऋषि या एक एक मुनि का आश्रम एक एक यूनिवर्सिटी की तरह था, और वहां पे हर चीज के ऊपर रिसर्च होता था, हर चीज के ऊपर रिसर्च। कोई भी एक ऋषि, कोई भी एक मुनि जिनका एक आश्रम, उन आश्रम में उस समय भारत के, भारत भूमि की चारों ओर के जो जो मतलब जो पढ़ाई करने वाले जो लोग, जो गुरुगृह में आते थे, वो लोग सभी चीजों का अध्ययन करते थे। उसमें चाहे काव्य हो, चाहे आप जो भी हो, छंद हो, जो भी जो पढ़ते थे उस समय का, उसमें थे, उन सभी को हम वेद कहते हैं। आप सभी को पता है वेद का 4 पार्ट है, ऋक, साम, यजुर, अथर्व। और हर एक पार्ट का 6 अंग होता है, 6 लिम्स ऑफ वेदास। जैसे हमारा आंख, कान, नाक होता है शरीर का, तो वेदास का जो 6 लिम्स है उसमें वन ऑफ द लिम्स इज
ज्योतिष। और कौन सा लिंब? आंख। कहता है ज्योतिष अंग वेदानान चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख होता है। और ये जो ज्योतिष शब्द आया है कहां से? ज्योतिष शब्द आया है ज्योति ईश, ईश्वर की ज्योति, ज्योति ईश्वर की ज्योति। तो ये एक डिवाइन सब्जेक्ट है। और ये डिवाइन सब्जेक्ट का शुरुआती हुआ था भगवान देवताओं से, फिर ऋषि मुनियों से। भारत भूमि में चारों ओर, आज के दिन तो भाई इतना जो है मतलब लोग भरा हुआ है। आज से 10,000 साल पहले कई कई पे एक एक नगर या शहर या राज्य या देश था, और वहां पे 1, 2, 4 ऋषियों या मुनियों का आश्रम था। और उन मुनियों का आश्रम में उनकी अपनी रिसर्च चलता था। और एक नहीं, एक ऋषि, उनकी फिर जो डिसिप्लिन, उनकी डिसिप्लिन, वो रिसर्च चलता रहता था। और वेद श्रुति था, वो एक ऋषि, उनकी जो अपना शिष्य लोग हैं, उनको जो समझाया, जो सिखाया, उन्होंने सुना, उसको अप्लाई किया, प्रैक्टिकल अप्लाई किया, फिर उन्होंने अपना स्टूडेंट को सिखाया। तो ये चारों ओर जितना ऋषियों का जितना भी नॉलेज था, फर्स्ट महर्षि गर्ग का पुत्र महर्षि पराशर, किसने? महर्षि पराशर, जिसको हम कहते हैं इज द गॉड फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर हम लोग कहेंगे जैसे कि आज भगवान विश्वकर्मा जी, उनका जो पूजन हुआ, विश्वकर्मा जी का पूजन हुआ, कि हम कहेंगे ही इज द गॉड ऑफ इंजीनियर्स। तो हम, हमारा ज्योतिष जो है, हम जो ज्योतिष करते हैं, अगर हमारा कोई भगवान है तो वो होगा महर्षि पराशर। महर्षि पराशर मतलब पहला जो है महर्षि पराशर जो था, ही वॉज द फर्स्ट। उन्होंने क्या किया था, आप लोग सभी जानते हो कि BHPS, जिसको हम बृहद पराशर होरासारा कहते हैं। महर्षि पराशर फर्स्ट क्या किया था, इतना जितना आश्रम था, जितना अलग अलग ऋषियों का स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी था, उन सभी जगह का नॉलेज को इकट्ठा किया था, मिल किया था, फर्स्ट जो काम किया था। और उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च किया था। फिर उनके आगे जैमिनी जी आया, उन्होंने रिसर्च किया, फिर आगे बढ़ा, ऐसे बढ़ता गया और हमारे हाथ में आया। आप लोग अगर वैदिक ज्योतिष में जाइएगा, तो वैदिक ज्योतिष का कई हजारों योगास है, योग। कोई कहता है ये राज योग है, कोई कहता है ये धन योग है, कोई कहता है ये विपरीत राज योग है। ये योग कैसे आया है? जिसने जो देखा, जिन ऋषियों ने जो देखा, जिन पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशन रखा, रिसर्च किया, पर उन्होंने देखा कि बारी बारी वही चीज रिपीट हो रहा है, तो उन्होंने कहा दिस इज द रूल। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा मिस्र है, मिस्र में वहां पे भी वो भी बहुत प्राचीन सभ्यता था। और वहां का जो मिस्र का जो मेन जो वो था, सोर्स ऑफ जो लाइफ था, वो है और है भी, वो है नील नद। तो नील नद का जो पानी है, इस पानी का जो लेवल है, ये कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो हजारों सालों से इस नील नद की पानी की लेवल के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि बरस में कोई पर्टिकुलर दिवस में, कोई पर्टिकुलर समय में नील नद का पानी का कोई पर्टिकुलर लेवल में अगर रीच करेगा, तो ऐसा ऐसा घटना घटित होता है। मान लीजिए कुछ बरस में, कुछ एक पर्टिकुलर दिवस में, एक पर्टिकुलर तिथि या नक्षत्र में नील नद का पानी एक पर्टिकुलर लेवल अगर रीच कर लेगा, तो वहां पे राजा का हत्या हो जाएगा, राजा का निधन हो जाएगा। तो ऐसा एक बार नहीं, कई बार देखा। तो वहां का जो स्कॉलर्स लोग ने कहा कि जब जब ऐसा होगा, तब तक ये होगा। तो ये एक रिजल्ट है। और हम लोग जो ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष में क्या है, बोला अष्टम का चंद्र ये होगा, लग्न का शुक्र ये होगा, पंचम का रवि ये होगा, और ये किताब में लिखा है। मेष राशि का वो होगा। ये कैसे आया? ऋषियों ने देखा, बारी बारी देखा, और एक चीज रिपीटेडली हुआ, और उनके ऊपर देखा कि जब जब ये घटित, ये कॉम्बिनेशन होता है, तब तब ये रिजल्ट होता है। तो उन्होंने ये रूल बता दिया, दिस इज द रूल। अगर हम में से हम भी कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के ऊपर रिसर्च करें कि ऐसे होने से ऐसे होगा, और अगर हमने देखा कि बारी बारी वही चीज रिपीटेड हो रहा है, तो हम कहेंगे ये रूल है। ज्योतिष वही है। जो हाथ की रेखा है, जो लोग रेखा, तो हाथ की जो रेखा है कि एक पर्टिकुलर रेखा होने से ये घटना घटित होता है। बोला दिस इज लक, जो है ये भाग्य रेखा है।
ये ऐसा होने से जीवन ऐसा होता है। तो जिन जिन का भाग्य रेखा अच्छा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, बोला उनका भाग्य अच्छा है, तो दिस इज भाग्य रेखा। जिनका भाग्य रेखा कटा हुआ है, बोला नहीं इसका भाग्य खराब है, इस उम्र में तोड़ जाएगा। आयु रेखा है, जिनका पर्टिकुलर आयु की पर्टिकुलर समय में कट गया तो वो आयु खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलता है। ज्योतिष भी वही है। ज्योतिष का जो टूल्स है, 12 राशि है, 12 भाव है और 9 ग्रह है, और क्या है, 27 नक्षत्र। हम ये जो कोर्स करेंगे इसमें 27 नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन कैसे होगा, मैं थोड़ा एक चीज बता दूं, एक सेकंड जी। सॉरी, ये जो 12 राशि है और ये जो 27 नक्षत्र हैं, हम इनको मिला देंगे। हमारे ऋषियों ने इसको मिलाया था। लेकिन नक्षत्र के ऊपर जो बातचीत हमारी भारतीय ज्योतिष परंपरा में एकदम प्राचीन काल से जो भी प्रेडिक्शन, जो भी रिसर्च हुआ था, सबसे ज्यादा हुआ था नक्षत्र बेस्ड। आप लोग महाभारत काल में भी आप जानते हो कि उस समय जो नकुल या सहदेव, नकुल था, तो वो ही वाज द एक्सपर्ट ऑफ नक्षत्र, और वो नक्षत्र को ऑब्जर्व करके नक्षत्र की पोजीशन के अनुसार वो पहले से ही बहुत कुछ बोल पाते थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। मतलब आज से 7-8 हजार साल पहले जब महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र युद्ध के समय, महाभारत दापर युद्ध में, उस समय नक्षत्र की रिसर्च होता था हमारे देश में। उससे पहले भी होता था हमारे देश में ये रिसर्च। और इन नक्षत्र में जो 27 स्टार्स है, ये जो 27 नक्षत्र है, कहाँ पे है? देखिए, हमें जो भी हम मोटा मोटी जो हमें जो विज्ञान के बारे में हमें पता है कि जो सन है, सूर्य है, वो एक नक्षत्र है और हमसे कई लाखों मील दूर में है। और ये जो ऊपर आसमान पे टिमटिमाते सितारे जिनको हम देखते हैं, वो इतना दूर में है कि उसकी रोशनी हमारे धरती में आने के लिए कई हजारों लाखों साल लग जाता है रोशनी आने में। जो लाइट है वो सेकंड में 1,86,000 माइल ऐसा कुछ मतलब रीच करता है एक सेकंड में। तो वो एक साल से क्यों हजारों साल वहां से रोशनी आने में लगता है, तो वो कितना बड़ा है, परंतु वो कितना दूर में है। जो इतना दूर में है, उन टिमटिमाते सितारे जो है उनको ऑब्जर्व किया हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने, खाली आंख में उन्होंने रिसर्च किया, नीचे जमीन में बैठ के, और रिसर्च करके उनकी पोजीशंस के ऊपर, उनकी अवस्थान के ऊपर, उनकी गतिविधि के ऊपर, उनके हिलने डुलने के ऊपर जो भी उन्होंने समझा, ऑब्जर्वेशन लगाया कि इस नक्षत्र में ये होने से वो होता है, उस नक्षत्र में ये होने से वो होता है। कैसे बनाया? हजारों सालों से रिसर्च करके तब उन्होंने बनाया। और हमारे देश का जो मुहूर्त है, जो पंचांग है, जो भी सब कुछ नक्षत्र बेस्ड है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति क्या है? मान लीजिए आज से कुछ 100 साल पहले 1930s के आसपास चेन्नई बेस्ड एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, जिन्होंने एक प्रेडिक्शन की एक नया टेक्निक्स, मतलब उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन करने की प्रयास करेंगे। देखिए, महर्षि पराशर ने पूरा भारत भर में घूम के जितना भी ऋषियों का आश्रम था, सब जगह का नॉलेज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, नॉलेज को गेन किया, और उन्होंने फिर रिसर्च चालू किया। और इतना कुछ करने के बाद भी उनकी ही वंश में, शायद उनकी पुत्र या पोता कुछ होगा, महर्षि जैमिनी जी, उन्होंने आके फिर नया एक तरीका, एक नया एक ऑब्जर्वेशन लाया, जिसको हम आज के दिन में डिग्री बेस्ड कहते हैं। और जैमिनी जी के बाद भी उनके ऊपर इतना रिसर्च हुआ, तो ये इतना ज्यादा हुआ है। कोई लाल किताब करता है, कोई कहता है विष्णु भाव नाड़ी, कोई चंद्रकला नाड़ी करता है। आज तो बीएनएन हर जगह होता है, भृगुनंदी नाड़ी। और बीएनएन का भी कई लोगों ने कुछ कुछ और नाम दे दिया कि भृगुनंदी नाड़ी का कुछ अपना नाम लगा दिया, जो लगाया आप। तो इतना प्रकार का बात है, कितना प्रकार का हमारा दशा सिस्टम है। तो आज से कुछ 100 साल पहले चेन्नई बेस्ड ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, एस्ट्रोलॉजी स्कॉलर्स, उन्होंने एक तरीका अपनाया कि हम इस तरीका से रिसर्च करेंगे, हम इस तरीका से देखेंगे चीज को। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नक्षत्र है 27 स्टार्स, 27 नक्षत्र बेस्ड काम चालू किया।
देखिए, इस नक्षत्र के बारे में एक चीज बता दूं। ऊपर आसमान में जो जोडियाक है उसमें 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 12 राशि हम मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी आज के दिन में भी 28 नक्षत्र ही मान के चलते हैं। वो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी करके रेवती तक जो 27 नक्षत्र है, कई कई के अभिजीत नाम का एक नक्षत्र को भी एड ऑन किया जाता है, वहां पर 28 नक्षत्र लगाते हैं। बट कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति में हम 27 नक्षत्र की कॉन्सेप्ट में ही चलेंगे। अभिजीत नक्षत्र को हमने डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि जो स्कॉलर लोग ही डिस्कार्ड किया था। इस अभिजीत नक्षत्र को लेके भी कुछ माइथोलॉजी है। कहा गया कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण जी ने इस अभिजीत नक्षत्र को, नक्षत्र जो मंडल है वहां से दूर भगा दिया था फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। वो भगवान वो सभी कर पाते, वो ही इज द क्रिएटर, तो उन्होंने कर दिया दूर। परंतु उसका कुछ लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ से ऊपर आसमान में जो नक्षत्र है, जो 27 नक्षत्र है, वो इतना दूर में है, वो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अभिजीत नक्षत्र, ये जो बाकी 27 नक्षत्र हैं, इन सभी से भी दुगना दूरी में है। मतलब 27 नक्षत्र जितना दूर में है, वो सोचने में हमारा मतलब जो है सर का जो है बाल सफेद हो जाएगा वो सोचते सोचते। तो अभिजीत नक्षत्र उससे भी डबल डिस्टेंस में है। तो उसीलिए अभिजीत नक्षत्र का शायद फॉर द मतलब पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, तो वो अभिजीत नक्षत्र को हटाया गया। और अभिजीत नक्षत्र हटाने के बाद हमारा जो कैलकुलेशन, जो नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशन है, वो थोड़ा सरल हो गया। तो हम 27 नक्षत्र बेस्ड ही बातचीत करेंगे। तो इन 27 नक्षत्र के ऊपर 12 राशि को मिला के और 9 ग्रह मिला के उन्होंने रिसर्च चालू किया। और उन रिसर्च में कृष्णमूर्ति जी इन्वॉल्व हुआ। फिर उन्होंने उन रिसर्च में या उन ऑब्जर्वेशन में, रिसर्च नहीं, वो ऑब्जर्वेशन में, एक टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक टेक्निक्स ऑफ उन ऑब्जर्वेशन में क्या किया, कृष्णमूर्ति जी ने ज्यादा अपना सहयोग दिया, अपना समय ज्यादा दिया। उन्होंने फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व किया, डिवोट कर दिया। इसका नाम केपी एस्ट्रोलॉजी बन गया। बट ऐसा नहीं कि कृष्णमूर्ति जी अकेले ही इस जो है सिस्टम को बनाया था, ऐसा नहीं है। मोर मेनी स्कॉलर्स वर देयर। कृष्णमूर्ति जी का योगदान सबसे ज्यादा था। और उन्होंने ही ऑब्जर्वेशन के बाद इसकी जो रिसर्च का जो पेपर, जो उनका रिसर्च हुआ, उस रिसर्च का जो रिजल्ट है, उन्होंने अपना आर्ट सिस्टम मैगजीन में धीरे धीरे रिवील करना चालू किया। तो उसके बाद से ये जग संसार में सबके पास आया और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, बोला हाँ दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक्स टू प्रेडिक्ट। प्रेडिक्शन का बहुत सुंदर एक तरीका है, उन्होंने अपनाया और ये केपी एस्ट्रोलॉजी बन गया। फिर उसके ऊपर आगे और रिसर्च हुआ। तो हम लोग कृष्णमूर्ति जी का जो ओरिजिनल रिसर्च है बेस्ड ऑन केपी मतलब सिस्टम जिसको हम कहेंगे, हम उस वहीं तक रहेंगे। हम 3 स्टेप थ्योरी जिसको हम सबलॉर्ड लेवल तक रहेंगे, और सबलॉर्ड लेवल तक ही हम प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन वैदिक ज्योतिष से केपी एस्ट्रोलॉजी का जो अंतर है वो सिर्फ प्रेडिक्शन का टेक्निक्स में कुछ डिफरेंस है। बाकी जो है, जो नवग्रह की बात है हमारी सनातनी ज्योतिष में, भारतीय वैदिक ज्योतिष में, जिसको हम नवग्रह कहते हैं नवग्रह। व्हाट आर द नवग्रह? नवग्रह है केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। दीज आर नवग्रह। लेकिन ये जो हम ग्रह की बात किया, इंग्लिश टर्म्स में जो प्लैनेट्स कहते हैं, हमने जो प्लैनेट्स हमने पढ़ा था जियोग्राफी में, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह। दीज आर प्लैनेट्स। वहां पे यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो पश्चिमी देश की, वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के ऊपर बातचीत करते हैं। और वो लोग राहु केतु को मानते ही नहीं। बोला देयर इज अ नो प्लैनेट नेम राहु केतु। हमारे वैदिक परंपरा में हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने राहु केतु को समझा था, राहु केतु को ऑब्जर्व किया था, और राहु केतु की रिजल्ट उन्होंने देखा था। और आज भी हम देखते हैं व्हाट इज राहु एंड व्हाट इज केतु। जो पश्चिम देश की जो ज्योतिष, वो लोग राहु केतु मानते नहीं है। बट हमारे वैदिक परंपरा में राहु केतु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में राहु केतु को ही अपनाया गया। तो क्या क्या नवग्रह केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, दिस 9 प्लैनेट, 9 ग्रहस। ये ग्रह शब्द और प्लैनेट शब्द में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लैनेट्स मतलब द सेलेस्टियल बॉडी, बट व्हाट अबाउट ग्रह? हमारी ज्योतिष में ग्रह मीन्स व्हाट हम जो ग्रहण करते हैं, व्हाट वी एक्सेप्ट। हम जो ग्रहण करते हैं दैट इज अवर ग्रह। अगर हमने
अच्छा ग्रहण किया, अगर हमने बुराई ग्रहण किया, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, बट व्हाट डू वी एक्सेप्ट, दैट इज आवर ग्रह। अब 12 राशि की जो बात है, देखिए ये जो राशि की बात आया, सृष्टि तत्व में जो हमारी सनातनी सृष्टि तत्व है, सनातनी सृष्टि तत्व में कहता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में जो वो नाग जो वासुकी नाग क्या है, तो वो योग निद्रा में विलीन थे। फिर भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ, और ब्रह्मा जी का सृष्टि होते ही ब्रह्मा जी सृष्टि हुआ, और फिर उन्होंने सृष्टि का रचना किया। जो हम देखते हैं अभी, जो हम ग्रह नक्षत्र तारे सितारे की बात कर रहे हैं, ये सभी का सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी ने जो जो सृष्टि किया, जो भी पूरा का पूरा जो सृष्टि किया, उन्होंने कुछ सृष्टि किया, तो जो भी सृष्टि किया, चाहे वो हम कल्पना करें या ना करें, कर पाए या ना पड़े, प्राचीन ऋषियों ने बोला जो भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, दीज आर ऑल द प्लेसेस, जगह। भाई पानी वाला जगह भी जगह है, जो पहाड़ी जगह भी जगह है, धरती भी जगह है, तो स्पेस भी जगह है। तो जो जो भी बना है वो ऑल द थिंग्स आर जगह। और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जगह है, और इतनी बड़ा जो जमीन है, इतनी बड़ा जो जगह है, इतनी बड़ा जो एरिया है, इसको उन्होंने क्या किया, बोला क्लैरिफिकेशन करो। तो बोला उन्होंने इनका ना वो क्या किया कि जगह की चरित्र या जो एट्रीब्यूट्स अनुसार 12 प्रकार की जगह बना दिया। 12 टाइप्स ऑफ लैंड्स, 12 टाइप्स ऑफ जमीन, जिसको हम कहते हैं राशि। ये राशि शब्द अगर हम देखेंगे हमारी शास्त्र में, राशि को कहता है राशि प्रचुर, बहुत, मेनी थिंग्स राशि। और राशि को कहीं पर रस्सी भी कहा जाता है, रस्सी जो हम जिसको यार्न कहते हैं। तो देखिए बात, तो उन्होंने क्या किया, ये 12 प्रकार की जगह, यहाँ 12 प्रकार की राशि, कृष्णमूर्ति पद्धति में हम इस 12 प्रकार की राशि, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, 12 प्रकार की राशि के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो गया 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 के 9 ग्रह हुआ, और फिर भावा की बात हुआ। पश्चिमी जो एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग कहते हैं 12 हाउसेस। देखिए हम लोग 12 हाउसेस फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि ये बोलना थोड़ा इजी है, परंतु एक्चुअल बात है 12 भावा, भाव, भाव। ये भाव शब्द आया कहां से? हम कहते हैं ना कि भाई ये त्रिभुवन, बोला भव सागर तारन कारण है। भव सागर मतलब ये जो भव की मतलब है बीइंग, जो एग्जिस्ट करता है, बीइंग। तो मैं हूं अर्थात मेरा अस्तित्व है। ये जो होना है ना, इसको कहते हैं भव, और उस भव शब्द से आया है भवन, भुवन, भावना, सोच, भावना। और इन्हीं भव शब्द से ज्योतिष में बोला कि एक, देखो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, मैं हूं मतलब मैं एग्जिस्ट में हूं। तो मेरा जो एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्टेंस हर प्रकार, हर बारी, हर समय एक प्रकार का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मैं जो एग्जिस्ट कर रहा हूँ अभी, मैं कुछ अच्छे ढंग से एग्जिस्ट कर रहा हूँ, कभी बुरे ढंग से एग्जिस्ट कर सकता हूँ, कभी रोते रोते, कभी हंसते हंसते मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ। तो ये जो मैं कभी रोते रोते एग्जिस्ट करूंगा, कभी मैं हंसते हंसते एग्जिस्ट करूंगा, दिस इज माई एक्सप्रेशन, मेरा प्रकाश है। तो द स्टेट ऑफ माई बीइंग, मैं हूं, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग अवस्था में हूं। तो हमारे ऋषियों ने कहा ये जब अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग अवस्था, ये हमारी एक एक प्रकार की भाव बोलते हैं ना भाई, दुख भाव, सुख भाव, हम कहते हैं ना सुख भाव, अभी बहुत सुख भाव में है अब उसको। तो दिस आर भावास, 12 प्रकार की भावा है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये 12 प्रकार की भावा, 12 प्रकार की राशि, 9 प्रकार की ग्रह एंड 27 नक्षत्र, दीज आर अवर टूल्स। मैं इनके ऊपर चर्चा करूंगा, राशि के 12 राशि के ऊपर चर्चा करूंगा, बिकॉज दीज आर टूल्स। जैसे हमें एबीसीडी जानने की दरकार होता है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक उसी तरह हमें अगर ज्योतिष सीखना है तो हमें निश्चित रूप से ये चीजों के ऊपर। अब देखिए हमारे देश के लोग जिनकी ज्योतिष के ऊपर थोड़ा भी झुकाव है, वो एकदम शुरू से ही, आज के दिन में जितना हमारे सामने जो टूल्स मौजूद है, हर रोज न्यूज़पेपर में राशि
राशि फल आता है, 12 राशि के बारे में सभी को थोड़ा ज्ञान है, ग्रह की बातचीत होता है, मोटा मोटी आप लोगों में निश्चित रूप से सभी को धारणा है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा। तो शुरू शुरू का 3-4 क्लासेस इसके ऊपर होगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए जो ज्योतिष है, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति जी और अकॉर्डिंग टू ऋषि, दिस इज अ डिवाइन सब्जेक्ट। हम इस कोर्स में रूलिंग प्लैनेट की निश्चित चर्चा करेंगे। अगर कृष्णमूर्ति जी ने कुछ इन्वेंशन किया था तो सबसे प्रीशियस अगर इन्वेंशन है दैट इज रूलिंग प्लैनेट। हमारे देश में बहुत प्रकार की ये जो अकाल्ट में है, बहुत प्रकार की अलग अलग स्ट्रीम है। आप जानते हुए आप लोग जानेंगे भी, बहुत सारा लोग जो करते हैं जिसको कहते हैं कि फेस रीडिंग, कोई पाम रीडिंग करता है और वो फटाफट बहुत कुछ बोल देता है। दिस आर ऑल साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम लोग कुंडली पढ़ते हैं, कुंडली। तो इसके लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी का अगर नेटल चार्ट या बार्थ चार्ट बनाना है तो उसकी जन्म की पर्टिकुलर समय, क्यों? काल सबसे बड़ा है, काल सबसे बड़ा है। जन्म की दिवस और जन्म की स्थान, स्थान, काल और पात्र। ये काल क्या है? हम कहते हैं ना अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। व्हाट इज काल? समय अलग चीज है, समय जिसको हम परिमाप करते हैं, काल जिसका कोई परिमाप नहीं होगा। साइंस कहता है कि द ब्लैक होल, सृष्टि के पहले ब्लैक होल था। ब्लैक होल मतलब देयर वाज नो टाइम, उसका कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, भूत नहीं, वर्तमान नहीं, भविष्य नहीं, वो कुछ भी नहीं है, जिसको हम कहते हैं नो, नथिंग, नहीं, कुछ नहीं है, और उसको कहता है काल। फिर ब्लैक होल कहता है कि फर्स्ट एक बस्टिंग हुआ था और फिर सृष्टि हुआ। ठीक, काल जो है, जो विष्णु जी का योग निद्रा, विष्णु जी का जो योग निद्रा, तो उसमें वो क्या है? उसका कोई समय नहीं है, वो ना उसके आगे है ना पीछे है, वो शुरू से पहले बिफोर इनिशिएशन, वो है काल। और हम सभी इस काल के अधीन है। अगर विष्णु जी थे, हु इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर, ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया और ब्रह्मा जी, विष्णु जी का नाभि कमल से सृष्टि हुआ। तो ब्रह्मा जी क्रिएशन करने के मतलब ब्रह्मा जी सृष्टि होने के बाद समय शुरू हुआ। क्यों? उसके बाद बोला ब्रह्मा जी इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन। भगवान शिव जी इज द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब जिसका शुरुआत होगा उसका विलय होगा, जो जिसका सृष्टि होगा और उसका नाश होगा। लेकिन सृष्टि नाश के बीच वाला बात है। बट काल क्या है? वो सृष्टि से पहले भी वो था काल। तो वो जो काल जिसको हम कहते हैं, जो ब्लैक होल की बात है, तो हम भगवान विष्णु की योग निद्रा की जो बात है, वो उस समय की काल से आज भी। और भगवान विष्णु जी का ही इच्छा हुआ, उन्होंने जो बहु में विकसित हुआ, परमात्मा जिसको हम कहते हैं प्योर सोल। देखो, इसको लेके हमारे शास्त्र में बहुत बहुत है, इधर उधर है, पंडितों ने बहुत कुछ कहता है। अब मैं इतना बड़ा पंडित भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज को समझाने के लिए जो मेरे दिमाग में आया, जो मैं समझा, मैं वही समझा रहा हूँ। जो परमात्मा ने क्या किया, उसने परमात्मा का इच्छा हुआ, मैं बहु में विकसित हो जाऊंगा, विकसित होऊंगा, प्रस्फुटित होऊंगा। तो परमात्मा का इच्छा हुआ बहु में विकसित होना, तो उसने बहु आत्मा में विकसित हो गया सृष्टि होने के बाद। तो बहु आत्मा सृष्टि हो गया। अब यह आत्मा भटक रहा है, हम सब भटक रहे हैं, आत्मा परमात्मा से विकसित हो गया है। जैसे पेड़ ना, पेड़ में फूल हो गया, अब फूल क्या है, वो उसमें फल हो गया, बीज हो गया, फिर नया पेड़ होना, अब चल गया, जंगल बन गया। लेकिन द स्टार्टिंग में एक तो पेड़ था। तो परमात्मा की इच्छा हुआ और वो बहु में विकसित हो गया, और बहु आत्मा में जब विकसित हुआ, अब उस आत्मा भटक रहा है। किसकी जाल में? कर्मा के जाल में। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरा जन्म से तीसरा जन्म ले रहा है। बोला द पर्पस ऑफ द सोल इज टू मूव बैकवर्ड, फिर लौट जाना है। बोला मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब मुझे फिर परमात्मा में विलीन होना है, मुझे उस स्टेट में जाना है। कौन सा स्टेट में? जिसको हम कहते हैं समय का जो शुरू ही नहीं हुआ था, काल में। ना उसका शुरू है, ना ही उसका अंत।
हम जो शुरू हो गया तो हमारा खत्म होगा, फिर शुरू होगा, फिर खत्म होगा। एक आत्मा एक शरीर धारण करेगा, जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर एक शरीर धारण करेगा, फिर मरेगा। ये करता जाएगा और उसका कुंडली बनता जाएगा। इस जन्म में ये कुंडली, उस जन्म में वो कुंडली, उस जन्म में वो कुंडली, इस जन्म में सन इधर में, मून उधर में, फिर नेक्स्ट जन्म में अलग-अलग जगह में, अलग-अलग पोजीशन में ग्रह अलग-अलग जाता जाएगा और बोलेगा इसका जो लक्ष्य है कि भाई मोक्ष प्राप्त करना, तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, भीतर में मृत्यु होगा और फिर जीवन होगा, फिर मृत्यु होगा। मोक्ष प्राप्त हो जाना मतलब उस काल में विलीन हो जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना, फिर लौटना नहीं है, फिर लौटना नहीं है, जीरो स्टेट में चला जाना, जीरो स्टेट, नथिंग स्टेट में, जहां पे समय भी नहीं था, ना इच्छा था, ना अनिच्छा था, ना चाहत ना अनचाहत, जो हम जीरो स्टेट कहते हैं, जो परमात्मा का स्टेट है, उसमें विलीन होना है। अब इसी जीरो स्टेट में जाने के लिए ही एक आत्मा भटकते रहते हैं और हर आत्मा का जो लक्ष्य होता है कि जीरो स्टेट में जाना, बट वो भटक गया है और उस भटक जाने के कारण अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, अलग अलग एनर्जी के कारण अलग अलग प्रकार से वो भटक गया है और जैसे ही भटक गया है, एक जन्म ले लिया, उस समय उस जन्म में एक अलग फ्रीक्वेंसी लेके पैदा हो गया और उस अनुसार उसकी अलग अलग प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बन गया। ये राशि में वो राशि वो मोनो, किसी का दर्द, किसी का पीड़ा, किसी का दुख समय के अनुसार मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ये चलता रहता है। और इसी कारण जब सृष्टि हुआ, जब इंसान का बुद्धि आया, तो इंसानों ने देखा कि हमारी जो जिस सृष्टि में हम है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, दिस आर इटर्नल ट्रूथ है। हम आंखों देखी देखते हैं भाई, हमने अपने सामने बहुत लोगों को जन्माते हुए देखे और अपने सामने बहुत लोगों को देखा कि भाई उम्र से मर गए हैं। हम भी जन्म लिए हैं, हम भी एक बार मरेंगे, इट्स ट्रूथ है। और इसके बीच किसी का दर्द होता है, किसी का पीड़ा होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का गम होता है, ये इंसानों ने देखा। ये कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये ढूंढना चालू किया पहले और ये ढूंढते ढूंढते उन्होंने इस शास्त्र का उद्भावन कर लिया और मैपिंग भी कर लिया भाई कब किसका दर्द होगा, कब किसका खुशी होगा। अर्थात अदृष्ट को देख लेना, जो दिखाई नहीं देता है, जो नहीं दिखाई देता है उसको देखना ही क्या है, अदृष्ट को दृष्ट करना। अदृष्ट क्या है, नियति, जिसको हम कहते हैं हम नहीं देख पा रहे हैं, वो ईश्वर को पता है, ही नोज बट आई डोंट नो। अब अगर हम ईश्वर की तरह देखना चालू कर दे, ईश्वर को पता है आगे क्या है, वर्तमान क्या है, अतीत क्या है, भविष्य क्या है, ही नोज एवरीथिंग। हम इंसान है, वी डोंट नो एवरीथिंग। बट जब हम ईश्वर की तरह देखना चालू करेंगे, उसको ही कहते हैं ईश्वर की ज्योति, ज्योतिष। कल किसका है, क्या है, कल क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये देखने का नाम ही है ज्योतिष। तो हम ज्योतिष इसी कारण चर्चा करेंगे, किसी का अदृष्ट देखने के लिए। और अदृष्ट में क्या है, अदृष्ट में जो लिखा है वो अपना कर्म का फल लिखा है। वो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था ना, कर्माने वादि का रास्ते माँ फलेशु कदाचन, तुम कर्म करते जाओ, फल तो मैं तुम्हें प्रदान कर ही दूंगा, डोंट वरी। और क्या फल प्रदान करूंगा, अब मैंने कर्म कर लिया, वो फल मुझे मिलने वाला है। देखो जैसे एग्जाम की हॉल में जो बच्चा लोग, हम लोग परीक्षार्थी जाते हैं और लिख के चले आते हैं और फिर हम उद्ग्रीव रहते हैं कि क्या रिजल्ट होगा भाई, क्या नंबर आएगा, क्या नंबर, हम तो लिख दिया, जो है लिख दिया, क्या रिजल्ट आएगा, और ये जानने का सबका इच्छा होता है। तो हम भी कर्म कर लिया है, अब उसका फल क्या होगा है, वो पहले से जानने का जो इच्छा है, उसी कारण ये अदृष्ट देखने की कला आया, ये नाम है ज्योतिष। जैसे कि he is the examiner and we are all the students, we are all the, तो हम परीक्षा देंगे और वो आंसर देगा, तो उस आंसर देखने की तरीका जो है उसका नाम है ज्योतिष। हम उसी की चर्चा करेंगे और उसको देखने के लिए हमारा जो टूल्स है, हम उस टूल्स क्या है, 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह एंड 27 नक्षत्र के पी एस्ट्रोलॉजी यही है। देखिए हमारा वैदिक ज्योतिष जो है, आप वैदिक ज्योतिष जो आप जानते हो, वैदिक ज्योतिष में जो सबसे बड़ा जिस चीज के ऊपर जो मतलब वो दिया गया कि वैदिक ज्योतिष में शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह होता है, ग्रह की शुभता और अशुभता के ऊपर वैदिक ज्योतिष बहुत मतलब उसका एक बहुत बड़ा रोल है, शुभता या अशुभता।
जैसे सभी पता है आपको, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह है। अगर पूर्णिमा के आसपास वाला चंद्र है अशुभ होता है। बुध अगर अच्छे प्लेनेट के साथ है, शुभ के साथ है, शुभ। बाकी मंगल शनि राहु केतु दे आर अशुभ प्लेनेट। और काफी सारा रूल्स है, और वो नेचुरल शुभता। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति का दृष्टि को कहता है गंगा जल, जहां पे गिरेगा वो शुद्ध हो जाएगा। एक अलग अलग बात है। लेकिन और रवि को वहां पे क्रूर ग्रह कहता है। इन केपी एस्ट्रोलॉजी, ये जो नेचुरल मैनिफिकेंस एंड नेचुरल बेनिफिकेंस, जिसको हम नैसर्गिक शुभता शुभता कहते हैं, इसको हम मानेंगे ही नहीं। इन केपी एस्ट्रोलॉजी हमारे सामने 9 ग्रह सेम, 9 के 9 ग्रह समान है, सेम। इसको मैं समझाऊं। सत्ययुग में इंसान 100% प्योर था, मतलब सत्य था, ऑनेस्ट 100%। बोला त्रेता युग में 75% अच्छा था और 25% बुराई प्रवेश कर लिया। फिर द्वापर युग में मतलब 50% अच्छाई और 50% बुराई। और कलयुग में 75% बुराई और 25% अच्छाई हो गया। ये कहता है, ऋषियों ने कहता है। अब बात यह हुआ, वो ग्रह की अगर बात करेंगे तो भाई अगर बृहस्पति सत्ययुग का था तो उस समय निश्चित रूप से गंगा जल था। आज कलयुग में जो है बृहस्पति भी, उसमें भी दाग लग गया। और उसी कारण अगर हम किसी का प्रेडिक्शन करेंगे कि कोई भी चीज को एक्सपेंड कर देना, बृहस्पति का काम है। किसी का थोड़ा कैंसर हुआ है और उस कैंसर को पूरा शरीर में फैल देना, यह बृहस्पति का काम है। कलयुग में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फैट एक रोग बन गया, और द रीजन ऑफ दिस रोग इज बृहस्पति। मतलब मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, बृहस्पति खराब नहीं है, ही इज देव गुरु। अर्थात बात है इन केपी एस्ट्रोलॉजी के 9 के 9 ग्रह हमारे लिए समान है। परिवेश परिस्थिति के अनुसार या पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ग्रह अच्छा भी हो सकता है और वही ग्रह खराब भी हो सकता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे सामने 9 के 9 ग्रह अगर दरकार पड़े तो अच्छा है, और दरकार ना पड़े तो वो मेरे लिए कुछ दरकारी बात नहीं है। कलियुग में राहु तो बहुत बड़ा शैतान, राहु तो कहता है राक्षस है, बट कलियुग में राजा बनाने वाला तो राहु है। और कलियुग में सभी राजा बनना चाहते हैं। कोई ज्योतिष के पास आके तो सभी पहले कहता है भाई पैसा नहीं हो रहा है, बोलो कैसे पैसा होगा भाई, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पैसा देगा कौन। और सब कहता है भाई चाहे जैसे भी हो मुझे पैसा आए। तो जैसे भी हो पैसा आए, राहु के सिवा और कौन देगा भैया। जैसे भी हो मतलब जो भी हुआ, जैसे भी करो, खून करो, डकैती करो, पॉलिटिक्स करो, पैसा चाहिए। एंड पॉलिटिशियन से राहु, तो जो भी है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हमारे सामने जो 9 के 9 ग्रह है, इसमें से ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। सिचुएशन के अनुसार हम उसको अच्छा बुरा मानेंगे। वैदिक ज्योतिष में किसी भी घटनाओं को देखने के लिए या प्रेडिक्शन करने के लिए हर एक प्रकार की एक से बढ़कर रूल है अलग अलग। क्योंकि 10 12 14 15 हजार साल से जिन सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च हो रहा है, हजारों लाखों करोड़ों ऋषियों ने जिनके ऊपर काम किया, अपना दिमाग लगाया, चर्चा किया, उन्होंने अलग अलग नजर से अलग अलग चीज को देख के इसको इतना समृद्ध बना दिया। वैदिक बहुत बड़ा फास्ट हो गया। अगर हम में से कोई वैदिक, आप भी जानते हो कि वैदिक का रिसर्च चालू करे तो वो कभी भी खत्म होगा नहीं, एक जन्म में तो नहीं। कृष्णमूर्ति जी ने या उनका जो स्कॉलर्स पंडित लोगों ने क्या किया, बोला हाँ ठीक है वैदिक ज्योतिष में सब कुछ है, लेकिन हम ना चीज को एक पिन पॉइंट कर देंगे, हम स्पेसिफिक कर देंगे। वैदिक ज्योतिष का कुछ पर्टिकुलर रूल के ऊपर हम काम करेंगे, सभी के ऊपर नहीं। जैसे आप जानते हो कि अगर हम कलकत्ता से दिल्ली जाए, हम पैदल भी जा सकते हैं, हम बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं, हम साइकिल में भी जा सकते हैं, बाइक में भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं, और प्लेन में भी जा सकते हैं। अब हम चालू किया चलना, मन में आए कभी साइकिल में जाएंगे, कभी पैदल जाएंगे, बट
कृष्णमूर्ति जी उन्होंने क्या किया, बोला नहीं, हम जाने का सबसे सीधा और एक तरीका अपनाएंगे और उसी से हम बारी बारी जाएंगे और आएंगे, क्योंकि हमें दरकार तो है जाना, वेरिएशन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्शन का कुछ स्पेसिफिक रूल वैदिक ज्योतिष से ही पिक किया, वैदिक ज्योतिष से ही कुछ स्पेसिफिक रूल को पिक किया, उनके ऊपर रिसर्च किया और उन्हीं रूल को अप्लाई कर दिया, और वही रूल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। केपी रूल्स इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, मैं कहता हूं, और उन्हीं रूल के आधार पे आप किसी भी चीज का प्रेडिक्शन कर सकते हो। वैदिक ज्योतिष में अगर आप जाएंगे तो एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करने के लिए आपको डिविजनल चार्ट के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। हमारा जो 12 राशि है, हर एक राशि को 30 डिग्री होता है। अगर 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, मतलब 12 राशि, 1 राशि इक्वल टू 30 डिग्री और 12 भाव, तो उसको हम कहते हैं D1 चार्ट, डिविजनल चार्ट नंबर 1। फिर एक राशि को अगर हम दो पार्ट करेंगे, 15 डिग्री 15 डिग्री, उसको कहते हैं D2 चार्ट। अगर एक राशि को अगर हम थ्री डिवाइड करेंगे, अर्थात 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री करके 3 डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री होगा, उसको कहते हैं D3 चार्ट। ऐसे करके D2 D3 D5 D9 D15 D20 30 45, ऐसे कई प्रकार का डिविजनल चार्ट होता है। वैदिक ज्योतिष में अलग अलग चीज को समझने के लिए अलग अलग प्रकार की डिविजनल चार्ट्स का मेथड है, एप्लीकेशन है, और हर एक चार्ट की एप्लीकेशन, हर एक चार्ट की तैयारी करने में समय लगता है, और बढ़िया प्रेडिक्शन करेक्ट होगा, लेकिन आपको गहराई पे जाना पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में इतना हजारों सालों से अगर रिसर्च हुआ है, तो ऋषियों ने अलग अलग नजरिया से अलग अलग चीजों को बारी बारी देखा और अलग अलग रूल बना दिया, अलग अलग युगास बना दिया। बहुत प्रकार की योगास है। कृष्णमूर्ति पद्धति में हम लोग ये योगास की जो है इसमें जाएंगे नहीं, ना राजयोग ना धन योग, इधर में हम जाएंगे नहीं। अर्थात योगास वाला कॉन्सेप्ट हट गया, डिविजनल चार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट हट गया, डिविजनल चार्ट्स की जगह में आ गया भाव चलित चार्ट। अब यह भाव चलित वाला कॉन्सेप्ट जो हम चर्चा करेंगे, जिसको हम केपी चार्ट कहते हैं, इसका बैकबोन है प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम। कोई लोग श्रीपति सिस्टम कहते हैं, बट श्रीपति सिस्टम इज नॉट लाइक प्लेसिडियस सिस्टम, थोड़ा डिफरेंस है। बट प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम जो है वो आज 1400 उस समय यूरोप का किसी एक गिरजा का कोई जो पादरी या जो मंक थे, जो ज्योतिष की रिसर्च करते थे, उन्होंने उस समय उस टेक्निक्स को अपनाया और उसके ऊपर काम किया। तो प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें जानना पड़ेगा। हम भाव चलित चार्ट में जाएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो दशा सिस्टम है, वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार का दशा सिस्टम है। आज के दिन में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स, जिसको हम कहते हैं भीमशोत्री दशा सिस्टम, केपी एस्ट्रोलॉजी में हम भीमशोत्री दशा सिस्टम ही यूज करेंगे। बट अगर आप वैदिक ज्योतिष का प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी अलग अलग बातों में कहा गया कि भाई अष्टोत्तरी दशा कब यूज होता है, षोडशोत्तरी दशा कब यूज होता है, कौन सी प्रकार का चार्ट में कौन सी प्रकार का दशा एप्लीकेबल है, वो बहुत बड़ा चीज है। कृष्णमूर्ति जी ने बोला नहीं भाई, हम इतना दूर में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ भीमशोत्री दशा के ऊपर काम करेंगे। अर्थात एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत पानी है, इधर पैसिफिक ओशन है, उधर अटलांटिक ओशन है, सब जगह का अलग अलग पानी है। तो इसको हम ना एक बकेट में ले लेंगे, समुंदर का पानी है, और उस पानी को समझने की प्रयास करेंगे, और पानी को अगर समझ लेंगे तो समुंदर का पानी हमें मोटा मोटी आ जाएगा। वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल, कुछ नियम कृष्णमूर्ति ज्योतिष में एप्लीकेबल होगा, और बहुत कुछ नियम हम केपी एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई नहीं करेंगे। हम इस कोर्स में जो रूल वैदिक ज्योतिष का केपी एस्ट्रोलॉजी में एप्लीकेबल है, हम उन्हीं रूल की चर्चा करेंगे, उन्हीं रूल का एप्लीकेशन करेंगे। मैं आप लोगों को रूल समझाने के बाद आप ही लोगों का अपना चार्ट
इसमें लगाऊंगा और आप ही लोगों को पढ़ाऊंगा कि देखिए आपने इस रूल को जाना, इन रूल को आप ही के चार्ट के ऊपर आप अप्लाई करो सभी मिलके, और उसकी जो आउटकम हो रहा है, मतलब आप जो सोच रहे हो, जो उस चीज को, जो चार्ट को देख के आप जो समझ रहे हो, क्या वास्तव में आपके जीवन में मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो आपका चार्ट पढ़ना सटीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आप लोग अपना जो जान पहचान वाले लोग हैं, मतलब जिनकी चार्ट आप जानते हो, जिनकी जीवन आप जानते हो, कि आपने देखा इसका शादी हुआ नहीं, इसका संतान हुआ नहीं, इसका नौकरी मिला नहीं, इसका रोग पीड़ा है, इसका ये विदेश गया है, अब ऐसे लोगों का चार्ट, डेट ऑफ बर्थ लेके आओ, हम यहाँ पे लगाएंगे, और आप जो घटना जानते हो, आप रूल सीखने के बाद उसी को अप्लाई करके देखने की प्रयास करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज आवर माई टेक्निक्स। मैं केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से इस कोर्स में स्क्रीन शेयर करके केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो भी चार्ट तैयार होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से। मैं दिखाता हूँ केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो ये है केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर। इसमें साउथ इंडियन चार्ट भी है, नॉर्थ इंडियन चार्ट भी है। इसका प्रेजेंटेशन ऐसे है, मैं समझाऊंगा इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर मैं आप सभी को मतलब इस कोर्स में केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से ही करवाऊंगा। और आप शुरू में अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फोन से आप काम करते हो, तो एस्ट्रोसेज, ज्योतिषा, ये सब फ्री एप्स आता है, उससे आप काम चला सकते हो। आपको अगर चीज समझ में आ गया, आपको अगर पढ़ना आ गया, तो कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर सकते हो। बाजार में हजारों लाखों प्रकार की सॉफ्टवेयर है, बहुत फ्री सॉफ्टवेयर भी है, बहुत कीमती सॉफ्टवेयर भी है। बट यू नो फ्री और कीमती में क्या डिफरेंस होगा, आप समझ सकते हो। तो फ्री और कीमती में थोड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग फ्री और कीमती में अगर डिफरेंस है, तो भैया हम आगे जाके अगर आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों को पेड सॉफ्टवेयर लेने की दरकार पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर ज्योतिषा ऐप्स है मोबाइल में, प्ले स्टोर से आप ले लो, या एस्ट्रोसेज है, आप लोग काम चला सकते हो। रही बात हमारा टेक्निक्स की, देखिए मैं थोड़ा बकबकिया इंसान हूं, मैं प्रयास करूंगा ज्यादा बकबक करने का। मैं बहुत ज्यादा लिखा लिखी की इंसान नहीं हूं। मैं आप लोगों को कुछ टूल्स निश्चित दूंगा, जो भावों के बारे में, जो राशि के बारे में, जो ग्रह के बारे में। लेकिन जितना भी दूंगा सभी ऑथेंटिक बात है। मैं अपने मेरे पूज्य गुरु जी से जो मुझे मिला है, मैं वही चीज आप लोगों को शेयर करूंगा। आप लोग अगर केपी की पढ़ाई बहुत ज्यादा करना चाहते हो, तो आप लोग केपी 6 रीडर कृष्णमूर्ति जी का लिखा हुआ जो 6 वॉल्यूम आप लोग खरीद सकते हो। दिस इज द ऑथेंटिक। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको ऑथेंटिक, मैं एक चीज कहूंगा, ज्योतिष में बाजार में इतना जंक बुक है। मैं अपना जीवन में बहुत किताब कॉलेज स्ट्रीट में इधर उधर जाके, मेरा एक समय था, कीड़ा था, कॉलेज स्ट्रीट में गया, 2-4 किताब लेके आया, पढ़ना चालू किया, पता नहीं था क्या पढ़ा। लेकिन बहुत दिन के बाद मुझे लगा कि बहुत गलत गलत चीज मैंने पढ़ लिया, उसको डिलीट करने में समय लगा। उसीलिए जंक बुक मत पढ़िएगा, एकदम ऑथेंटिक केपी 6 रीडर है, आप लोग लेके पढ़ सकते हो। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी, और आप एक इंटरव्यू मैंने देखा था, पूज्य के.एन. राव जी का नाम आपने सुने होंगे, आप देखे भी होंगे। तो के.एन. राव जी का एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बोला ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी इट्स हार्मफुल। जो वेबसाइट में जो कहता है ना, बहुत सारा वेबसाइट में बहुत कुछ आता है, यूट्यूब में बहुत कुछ वीडियोस आता है। मैं अपने जीवन में मैंने देखा भी, आप लोग को यूट्यूब में नॉलेज बढ़ा हुआ पड़ा है। आप लोग इन यूट्यूब का वो देखिए, वीडियोस देखिए, देखते रहिए। अगर आप उसकी 1% एप्लीकेशन कर पाओ, तो मुझे बोल दीजिएगा। इट्स फुल्ली राहु इफेक्ट।
ज्योतिष एक गुरुमुखी विद्या है, यहाँ पे जुपिटर इफेक्ट होने दरकार है। हाँ, हम लोग आज के दिन में जो इसकी जो सहायता ले लिया, बट हम लोग आमने सामने है, प्रेजेंस, आई एम इन प्रेजेंट इन इन आप लोगों के सामने मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ। इट्स जुपिटर इफेक्ट। हाँ, मैं जुपिटर नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, बट इट्स जुपिटर इफेक्ट और ओनली ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी जस्ट फुल राहु इफेक्ट। और फिर मैं कहता हूँ, एक क्लास में भी अगर आप क्लास मिस कर लोगे, अगर आप क्लास मिस करो और उसके बाद अगर आप सोचोगे मैं रिकॉर्डिंग देख के काम चला लूंगा, कितना दिक्कत होगा देख लीजिएगा। आप लाइव क्लास में रहो, चीज को समझो या ना समझो, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखो आप में से बहुत सारा फ्रेशर्स हो, आगे जब हम आगे चले जाएंगे कुछ चीज डिफिकल्ट आएगा, आई एम मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उस क्लास में भी आपको मान लीजिए कि वो क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्या चाहोगे, ठीक है मैं 2 बार उसकी रिकॉर्डिंग समझूंगा, देखूंगा, मुझे क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्लास में रहो फिर आप रिकॉर्डिंग 5 बार देखो, इट विल बी क्लियर टू यू। बट आप अगर आप क्लास में नहीं हो और सिर्फ अगर रिकॉर्डिंग देखना चाहो, होगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा, लाइव क्लास में रहिएगा, कम से कम प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट रहिएगा। मैं तो कहता हूं कि भाई कान में ब्लूटूथ लगाओ और मोबाइल पॉकेट में रख दो, काम पे हो, ट्रेन पे हो, बस पे हो, किसी भी जगह पे हो, प्रॉब्लम में फंस गए हो, कोई बात नहीं है, आप सभी काम के इंसान हो, रह जाइए, देखिएगा, उसमें आपका जुपिटर इफेक्ट आ जाएगा। ये बात है। देखिए, मैं आज एक चीज कह दूं, सुनिए। देखिए, अभी जो हमने जोडियाक या राशि की बात कहा, ये ऐसा है, ये जो बीच में जो पीला रंग का है, दिस इज द सन, और ये जो है, ये दिस इज आवर अर्थ, धरती। जैसे बस ट्रेन चलता है ना, ये धरती भी चल रहा है, जैसे हम बस ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम धरती में भी बैठे हैं सब। और हमारा धरती क्या है, वो एक ट्रेन और बस की तरह ही दौड़ रहा है। वो पहले अपने एक्सिस के ऊपर हर दिन में एक बार राउंड मारता है, और राउंड मार मार के सन के चारों ओर 365 डेज में एक बार राउंड मार के आता है, जिसको हम कहते हैं 1 ईयर। और धरती जब सन के चारों मतलब सन जब धरती जब अपने एक्सिस के ऊपर जैसे लट्टू घूमता है, धरती जब अपने आप के एक्सिस के ऊपर एक बार राउंड मारता है, धरती के जिस पोर्शन सन के सामने है उधर में दिन होता है और ऑपोजिट में रात्रि होता है। आप सभी को पता है, जैसे यहाँ पे अभी रात्रि हो गया तो अमेरिका में दिन है अभी, क्योंकि वो हमारे ऑपोजिट में है और हम लोग धरती के ऊपर हम लोग विराजमान है। और ये जो धरती जो घूम रहा है, हम सूरज नारायण को देख रहे हैं। तो देखिए, हम सुबह क्या देखते हैं कि सूरज नारायण पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में जाके अस्त होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान कहता है कि सूरज नारायण फिक्स है, नक्षत्र सार फिक्स, हमारा धरती घूम रहा है, और हमारा धरती घूम रहा है, उसी कारण हमें लगता है सूरज नारायण की उदय और अस्त। ठीक इसी तरह आप एक ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन की खिड़की में आप बैठे हो, ट्रेन चल रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है, और खिड़की से बाहर आप देखो कि बाहर की पेड़ पौधा घर मकान जैसे पीछे की तरह दौड़ रहा है। क्या एक्चुअल में बाहर के पेड़ पौधा घर मकान पीछे की तरफ दौड़ रहा है? नो, दे आर ऑल स्टिल, जो अपनी जगह में है। मैं दौड़ रहा हूं, मैं मूवमेंट में हूं, मैं मोशन में हूं, उसी कारण मुझे लगता है कि बाहर वाला चीज जो है वो दौड़ रहा है। ठीक इसी तरह हम धरती में बैठ के मोशन में है, धरती की मोशन के कारण, उसीलिए हमें लगता है कि भाई जो स्थिर सूरज है वो घूम रहा है। ठीक इसी तरह धरती जैसे अपने एक्सिस के ऊपर अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे राउंड मारता है,
तो इसी कारण अब देखिए, दिस इज जोडियक बेल्ट। ऊपर आसमान में ऐसा कोई बेल्ट नहीं है, ये ऋषियों का कल्पना है। ऋषियों का कल्पना है दिस बेल्ट, उन्होंने इमेजिन किया। आप ऊपर आसमान में टिमटिमाते हुए इतना सितारे देखते हो, हम भी देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि भाई सब ग्रुप में है, पास पास है, कितना हजारों लाखों तारे हैं। हमारे ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व करके बोला ये 3 सितारे मिलके ऐसा है, ये ऐसे सितारे मिलके ऐसा है, ये जो सितारे ऐसे ऐसे मिलके ऐसा है। और उन्होंने एक एक ग्रुप को क्या किया, एक नक्षत्र के नाम दे दिया, ग्रुप ऑफ स्टार्स, नक्षत्र। और फिर 2.5 नक्षत्र मिलके एक राशि, 2.5 नहीं, 2/4, 2 1/4, 2.25, सॉरी 2.5 नहीं, 2.25, 2.25 नक्षत्र मिलके क्या होता है, एक राशि होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया भाई ऐसे 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 नक्षत्र है और ऐसे ऐसे करके राशि है, और ये जितना भी राशि है, 12 राशि है, सभी एक लाइन में है, लाइन में। और उन्होंने कल्पना किया अगर हम इन 12 राशि को ऐसे ऐसे एक बेल्ट में अंदर, बेल्ट के अंदर में ला देंगे तो उसका नाम हो गया जोडियक बेल्ट। तो दिस इज जोडियक बेल्ट। और क्या नक्षत्र आर फिक्स, तो राशि भी सब फिक्स है, परंतु हम घूम रहे हैं, धरती घूम रहा है, और धरती घूमने के कारण हमें लगता है जैसे सूरज नारायण पूर्व दिशा में उदय, पश्चिम दिशा में अस्त जाता है, हमें भी लगता है ये बेल्ट जैसे घूम रहा है धीरे 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 धीरे, बट एक्चुअल में ये घूमना नहीं रहा है, हम घूम रहे हैं। और ये जो घूम रहा है इसी कारण राशि का उदय होता है हर दिन। मैं इसको समझाऊंगा, उस पर्टिकुलर जगह में जाके इसको निश्चित समझाऊंगा। बट बात ऐसा है कि ज्योतिष में या ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा बात आ गया, क्या, कि लग रहा है या लगता है जैसा बात, जो असल में है नहीं सही। जैसे विज्ञान में हम आपेक्षिक गति कहते हैं, ठीक इसी कारण इसमें भी हम आपेक्षिक गति जिसको कहते हैं कि लगता है वो गतिशील है बट वो गति में नहीं है, मैं गति में हूं। तो ये एक लग रहा है या लगता है वाला बात आ गया। और देखिए बात, ये जो 12 के 12 राशि है, ये जो 12 के 12 राशि है, ये कैसा है पता है आपको? ये जोडियक बेल्ट कैसा है पता है आपको? देखिए, जैसे मैं अगर दिल्ली में हूं तो मुझे अपने पूर्व दिशा में सनराइज दिखाई देगा। आप अगर मुंबई में हो, आपको भी अपना पूर्व दिशा में सनराइज दिखाई देगा। आप अगर न्यूयॉर्क में हो, आपको भी अपना पूर्व दिशा में सुबह सनराइज दिखाई देगा। तो क्या आपका सन अलग, मेरा सन अलग, दिल्ली वाले मुंबई वाला सबका सन अलग? देखिए, बात यह है, सन धरती से इतना दूर में है, हम धरती का किसी भी पोर्शन में उस सन को देखेंगे, हम उसको एक ही प्रकार का देखेंगे। जैसे दिल्ली में भी पूर्व दिशा, तो न्यूयॉर्क में भी पूर्व दिशा में आपको सन दिखाई देगा उदय होने में। ठीक उसी तरह ये जोडियक बेल्ट है, ये ऊपर आसमान में ये जो नक्षत्र जो बेल्ट है, ये भी इतना बड़ा है और इतना दूर में है। हम कहीं पे भी देखे, हम कहीं पे भी देखे ऊपर आसमान में, हम उस जोडियक बेल्ट को ही देखेंगे। लेकिन इसमें एक बात है, जैसे कि अगर ये ऐसा एक बेल्ट है, मान लो ये एक ऐसा बेल्ट है और ये अगर धरती है, तो जैसे हमें रात को, जब हमारी रात होता है तो अमेरिका वाले सन को देखता है, और जब हमारा दिवस होता है हम सन को देखते हैं, अमेरिका वाले सन को नहीं देख पाते, रात हो जाता है, चंद्रमा दिखते हैं। ठीक उसी तरह ऐसा अगर जोडियक बेल्ट है, तो अगर हम ठीक धरती के सामने वाला पोर्शन में है, तो हम सामने में हम लियो राशि देखेंगे, और जो हमारे उल्टा में है वो अपना सामने में एक्वेरियस या कुंभ राशि देखेगा अमेरिका वाले। क्यों? धरती घूम रहा है और हम अपने सामने वाले चीज को देखते हैं। ठीक उसी तरह हर कोई हम अपने पूर्व दिशा में जैसे सुबह सनराइज देखते हैं, ठीक उसी तरह हमारा धरती घूमने के कारण ये जोडियक भी राइज होता है, और इसी कारण राशि में परिवर्तन आता है, लगन में परिवर्तन आता है। अर्थात
ये जो बात है ये काल्पनिक है, ज़ोडिएक बेल्ट। और ये ज़ोडिएक बेल्ट धीरे-धीरे घूम रहा है, ये भी एक काल्पनिक बात है, परंतु हम इसके ऊपर ही चलेंगे। तो हम नेक्स्ट डे 12 राशि के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर हम 12 भाव के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम 9 ग्रह की चर्चा करेंगे, फिर हम हमारा चार्ट स्टाइल, नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट, साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम होगा, फिर D1 चार्ट के साथ भाव चलित चार्ट का डिफरेंस क्या है वो होगा, फिर हम केपी टेक्निक्स या केपी रूल में जाएंगे। कृष्णमूर्ति जी ने क्या क्या रूल दिया था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा हर दिन 1 घंटा किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलने का, और फिर आप लोग अपना प्रश्न रखिएगा, उत्तर रखिएगा, जो भी आप लोगों का क्वेरी है बताइएगा। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, जितना डिस्कशन होगा, जितना प्रश्न होगा, जितना उत्तर होगा, उतना ही बेहतर है। अब आप में से कोई कुछ बताना चाहते हो तो आप लोग बताइए, बोलिए। सर, मुझे पूछना है कि आपने बताया कि जो 9 ग्रह है, तो मंगल, बृहस्पति, शनि, रवि, शुक्र, राहु, केतु, ये सब देखे। लेकिन केतु में तो और भी तीनों ग्रहों का यूज हो रहा है, वो है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये क्या यूज होता है केतु में? देखिए, आफ्टर केपी कृष्णमूर्ति जी ने बोल के गया था, कृष्णमूर्ति जी ने आफ्टर केपी मतलब कृष्णमूर्ति जी के जाने के बाद उनकी जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाया गया। और जैसे हमने कहा 3 स्टेप में जाएंगे, तो कृष्णमूर्ति जी के बाद 4 स्टेप थ्योरी, एक भास्करन जी उन्होंने एक टेक्निक्स अपनाया, खुल्लर जी एक टेक्निक्स अपनाया, उनकी अलग अलग जो डिसिपल थे उन्होंने और चीज को एक्सपेंड किया। और कृष्णमूर्ति रूल में फिर आगे जाके यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का भी यूसेज चालू हुआ है। लेकिन हम इस कोर्स में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का बात में रहेंगे नहीं, परंतु राहु केतु को डिस्कार्ड करके नहीं। ठीक है, आप लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का भी यूज कर सकते। मैं एक चीज कहता हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन है केपी में, कुछ कॉम्बिनेशन की बात होगा। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन में यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो जो है उन लोगों का जो यूरेनस का वो यूजेज दरकार होता है। जो जैसे कि कुछ पर्टिकुलर जो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो प्रैक्टिस हुआ है ज्यादा, क्योंकि देखो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को लेकर वो काम किया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने भी कुछ देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और जो भी अच्छा है उसको आप यूज करो भैया, जो भी अच्छा है। आज जगत संसार का नियम है कि संसार के जीवों के लिए जो बेहतर है, जो अच्छा है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बताइए अभिजीत बाबू, कुछ कहेंगे आप? স্যার, বলছি যে ডিগ্রি কিছু মানে এখানে ইউজ হয়? डेफिनेटली पूरा का पूरा डिग्री का खेल होगा। हम जब साइन लॉर्ड थ्योरी, स्टार लॉर्ड थ्योरी, सब लॉर्ड थ्योरी में जाएंगे तो डिग्री वाला खेल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा 12 जो राशि है 30 डिग्री, नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट। मैं आप लोगों को पहले नवांश चक्र समझाऊंगा। नवांश चक्र इसीलिए समझाऊंगा कि मैंने जो कहा ना, एट दैट मतलब इनिशियल लेवल में, जब आज से 100 साल पहले ये रिसर्च चालू हुआ था, तो उन्होंने नवांश चार्ट के ऊपर ही स्कॉलर्स जो है उन्होंने नवांश चार्ट के ऊपर ही काम चालू किया था, और उसमें 108 मतलब 108 नंबर्स लेके ही काम चलता था। आप लोग जानेंगे आगे जाके कि हम ना केपी में नंबर सिस्टम कहते हैं, 249 नंबर लेते हैं, 249 नंबर्स। तो वो पहले 108 नंबर से ही काम होता था। कृष्णमूर्ति जी ने वो रिसर्च किया। कृष्णमूर्ति जी ने एक दिन क्या किया, उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया, और प्रिडिक्शन में उसको दिखाई दिया कि भाई उस दिन उसका बहुत गेन्स होने वाला है, उस दिन इतना अच्छा गेम्स होने वाला है। तो वो क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है आज गेम्स है, आज मेरा लक है, सक्सेस है। तो उन्होंने रेस में गया, रेस खेलने। तो रेस की मैदान में जाके उन्होंने अच्छा बाजी लगाया कि हम जीत जाएंगे, परंतु उन्होंने हार गया। अब कृष्णमूर्ति जी ने सोचा कि मैं प्रिडिक्शन किया, एप्लीकेशन जो किया, कैलकुलेशन वाज करेक्ट, कैलकुलेशन करेक्ट था, और उसका आउटकम आया था कि अब मैं गेन्स करूंगा। फिर ये क्यों हो गया,
फिर उन्होंने सोचना चालू किया, बोला नहीं, तब ये टेक्निक्स में कुछ समस्या है। देखिए कितना बड़ा मतलब सोच है, टेक्निक्स में प्रॉब्लम है। उन्होंने एक टेक्निक्स जिसको बहुत पंडित लोगों ने, स्कॉलर्स लोगों ने जिसको अपना के जिसको पर काम कर रहा था, उन टेक्निक्स को उन्होंने क्या किया, बोला दिस टेक्निक्स इज मतलब फॉल्टी टेक्निक्स, उनको उन्होंने डिस्कार्ड किया। फिर उन्होंने सबलॉर्ड थ्योरी का इस्तेमाल किया, सबलॉर्ड अपनाया। उसकी मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों सबलॉर्ड लेवल, सबलॉर्ड का जो टेक्निक्स क्यों आया, ये पूरा स्टोरी बताऊंगा और मैथमेटिकली मैं समझाऊंगा। बट डिग्री का फुली इस्तेमाल होगा, कंप्लीट यूजेज ऑफ डिग्री। স্যার বলছি যে ডিগ্রির ইউজটা কি বৈদিকের মতো হবে না এটা আলাদা পুরোপুরি? कंप्लीटली अलग। प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम जब ही हो जाएगा तभी आपको D1 चार्ट के साथ डी जो भाप चलित चार्ट, दोनों में मैं डिफरेंस समझाऊंगा, और दोनों कंप्लीटली अलग है। वैदिक ज्योतिष में किसी के चार्ट में देखेंगे बृहस्पति अष्टम में है और डी ना हमारा जो भाप चलित चार्ट में देखिएगा वो नवम में चला गया। वाई, उसकी रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है, समझा के बताऊंगा। और क्या बताइए, क्या प्रश्न है किसका, बताइए जी। आज मैं बेकार का बकबक बहुत किया क्योंकि आज कोई काम का बात नहीं हुआ, काम का बात नेक्स्ट डे से शुरू होगा। आज शुरू वाला दिन है तो मैं थोड़ा वो कहते, बोलिए दीपक जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये जो एक महीने में कितने क्लासेस चलेंगे अपने? हफ्ता में 3 दिन क्लास होगा, मंगल, बृहस्पति और शनि, रात को 9:30 बजे। और सर जो इसमें पूछना था, जो केटी एस्ट्रोलॉजी है ये अब से कितनी पुरानी है? जो एक मेरे मन में क्वेश्चन आया था जी, जो इस क्या क्या फिर बताइए। सर मैं पूछना चाहता था केटी एस्ट्रोलॉजी, जो केटी पद्धति है ये कितनी पुरानी है, कब से चलन में आई है ये? 1950s, मतलब कृष्णमूर्ति जी रिटायर किया 45-48 में। फिर उन्होंने क्या किया, पूरा अपने आप को डिवोट कर लिया। उसके बाद ने उन्होंने अपना जो रिसर्च है उसको देना चालू किया, और 60s मतलब 1960s के समय तक, 60, 65, 66 तक उन्होंने पूरा देना चालू किया, और उसके बाद से ये पूरा जग संसार लेना चालू किया। तो आप इसका उम्र 100 साल भी नहीं है, 70 इयर्स कुछ होगा, 60 इयर्स। और सर जैसे अपनी 30 क्लासें हैं, जैसे 27-28-30 क्लासें जो पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद जो कुछ वीक रह जाते हैं, या मेरे वर्ग के कुछ वीक रह जाएंगे, तो उनको बैकअप भी क्या मिलेगा कुछ? देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, सुन लीजिए। ये जो कोर्स चलेगा, ये जो कोर्स है, मैंने क्या किया, हर क्लास का शुरू में पिछला दिन का क्वेरी, पिछला दिन का प्रश्न का उत्तर दूंगा, फिर क्लास के बाद में उस दिन की सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप 10 नंबर क्लास में 3 नंबर क्लास का भी प्रश्न पूछोगे शुरू में, उसका भी मैं उत्तर दूंगा शुरू में। फिर उस दिन का कंटेंट जो है चले जाऊंगा। ये जितना भी क्लासेस होगा, देखिए 24 से 27 घंटा का टोटल कोर्स प्रोग्राम है। जितना लगेगा उतना लगेगा। जितना भी चीज मैं बताते जाऊंगा, निश्चित रूप से आप में से सभी का मन में प्रश्न आएगा, परंतु आप लोग कोशिश जारी रखिएगा कि विद इन दिस कोर्स क्लियर कर लेने का। देखो क्यों बात है, मैं सर साउंड इशू आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरा साउंड क्लियर है, डिस्टर्ब आपका हो रहा है शायद। ओके सर, आपका वहां पे शायद डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा सिस्टम एकदम झकाझक सिस्टम है। देखिए मैं एक सच बात कहता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं झूठ नहीं कहूंगा कि दीपक जी आफ्टर कोर्स मैं आपको जितना भी आप प्रश्न लेके आएंगे 6 महीना बाद, 8 महीना बाद, सभी मैं बताते जाऊंगा। देखो मैं एक इंसान हूँ, मैंने 1000-2000 लोगों को पढ़ा दिया। अगर सभी आके मुझे प्रश्न पूछे कि मैं तो कोर्स किया था सर, ये मेरा डाउट्स है, आप क्लियर करिए, इट्स इम्पॉसिबल टू मी, है ना। लेकिन इस कोर्स के अंदर जितना भी कोर्सेस होगा, जितना भी जो भी है, आप लोग जितना लाओगे निश्चित रूप से मैं उत्तर दूंगा। हाँ, बात वाला जो बात की बात है,
बहुत सारा लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, और बहुत सारा लोग मुझे पूछते भी रहते हैं कि ऐसे एक चार्ट देखा, ये चार्ट में ऐसा ऐसा है, तो मैं कहता हूँ भाई लेके आओ, कितना भाई, वी आर आई एम ऑल्सो रिसर्चर, तो कुछ अनोखा चीज लाए हो तो हम आपस में डिस्कस करेंगे, है ना? तो क्लियर? सर एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था। जैसे हम ये 30 दिन का कोर्स करते हैं आपके आपके पास से, तो उसमें इस चीज को हमने जैसे आगे प्रोफेशनल जाना है, तो उसकी गाइडेंस जो आगे हम क्या करें उसकी गाइडेंस तो आप दोगे ना नेक्स्ट प्रोफेशनल टाइम? मैं ये जो कोर्स आप लोगों को करवाऊंगा, इस कोर्स में 24 घंटा 27 घंटे में जो दूंगा, इसको कंप्लीटली हजम करने के लिए आपको कम से कम 500 से 700 पत्री के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और कम से कम 1 से 1.5 साल मैं तो खिला दूंगा, मैं ठीक है खिला जी, दूंगा। हजम करने में 1 साल 1.5 साल जरूर लगेगा, लगेगा, ठीक है जी, लगेगा, ठीक है। खिला हजम करने में लगेगा, क्योंकि मैं ये कोर्स को डिजाइन किया ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को पानी पिलाऊंगा, सॉलिड चीज भी कुछ रहेगा, इसको हजम करना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक जी, है, ठीक है, ठीक है, थैंक थैंक यू। और किसी का क्या प्रश्न बताओ जी, यू। बोलिए। मुझे अच्छा, साउंड का कुछ इशू आ रहा है शायद, कुछ डिस्टर्ब आ रहा है सर। अब देखो ठीक है। ठीक हो गया? हाँ 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 हाँ, ये ठीक हो गया। दीपक जी का कुछ वहां पे डिस्टर्ब हो रहा था, दीपक जी को म्यूट कर दिया, राइट राइट बताइए। राइट। अच्छा सर, मुझे पूछना था कि आपने बताया रूलिंग प्लैनेट थ्योरी जो है वो इन कोर्स में रहेगा, इसके बारे में आप क्लास कराएंगे। लेकिन इस रूलिंग प्लैनेट थ्योरी के साथ जो है वो है पिन पॉइंट कैलकुलेशन एंड वो जो कुछ घटना घटने वाली है, मतलब जिसे कहते हैं टाइम इवेंट कैलकुलेशन, वो क्या इसके साथ इंक्लूड रहेगा निश्चित, तो? निश्चित। थोड़ा टाइमिंग ऑफ बताइए। इवेंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट, राइट पिन सर। पॉइंट, जो लोग कहते हैं ना कि मेरा हजारों स्टनिंग प्रेडिक्शंस है, तो वो स्टनिंग प्रेडिक्शन वाला रूल मैं इस कोर्स में देने वाला हूं आप लोगों को, और बाय यूजिंग ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। लेकिन रूलिंग प्लैनेट्स का यूज करने के लिए वी शुड हैव टू बी डिवाइन, बिकॉज रूलिंग प्लैनेट्स इट्स इज द डिवाइन इंडिकेटर, डिवाइन जज। वो मतलब रूलिंग प्लैनेट हमें डिवाइन इंडिकेशन देता है। उसी देखो, ज्योतिष शास्त्र ही एक शुद्ध शास्त्र है, उसीलिए जितना भी ज्योतिष लोग है, सभी पूजा पाठ दान जब भी है, मतलब इसमें रहता है, कोई सज के रहता है और कोई एक्चुअल में रहता है। मैं चाहता हूं कि भाई आप पैंट जामा पहन के ही रहो, परंतु सच रहो। सजने की दरकार नहीं है, इतना बड़ा कुछ पहनने की दरकार नहीं है, परंतु डिवाइन रहो। कृष्णमूर्ति जी वाज डिवाइन हिमसेल्फ, कृष्णमूर्ति जी वाज अ वेरी ग्रेट पर्सन, ही वाज अ प्रोफेसर, और उनकी नॉलेज इतना अच्छा, मतलब वो लिजेंड इंसान था। वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर कहेंगे, इसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाज वेरी हाई, और उन्होंने कभी भी लाल, वो गिरुआ, सफेद, नीला, पीला नहीं किया था, वो ऐसे ही था। बट ही वाज ए एक्चुअल पंडित, स्कॉलर, धार्मिक इंसान। ठीक है जी, हमें ऐसा बनना है। ठीक है, और मेरे पास जो ऐप्स है तो वो तो लैपटॉप में मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास फोन में ऐप्स है, वो फोन में ही कर आपको दूंगा। आपको थोड़ा थोड़ा देखो, आप आपको एक काम करना है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अपना हाथ में कागज के ऊपर हाँ हाँ, कोई भी वो पत्री को बना के उसको ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा, और एक फोन में मिनट भी, मैं फोन लेके में भी बैठ दे जाऊँ। देगा। कोई बात फोन में भी आपको वो मतलब भाप केपी चार्ट अलग से देता है, डी1 चार्ट, केपी चार्ट सब देता है, डोंट वरी। D1 अलग से मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिल जाता है एकदम ये एक्सप्रेस अलग एस्ट्रोसेज, से मिल जाएगा? एस्ट्रोसेज में एस्ट्रोसेज में भी डी1 और केपी सब अलग अलग से देता है। हाँ, अच्छा आप लोगों को जो करना है, हम लोग जो आयनाम्स लेते हैं केपी में, हम केपी न्यू आयनाम्स लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैदिक सॉफ्टवेयर में लाहिरी आयनाम्स यूज होता है। राइट से हाँ। ठीक है, तो उसका वो पीछे जाके आप उसको सेटिंग्स कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, वो दिक्कत होगा तो हम आपसे पूछ अरे लेंगे हो सर। ना, मैं तो हूं ना। थैंक यू ये सर, थैंक कोर्स यू। जब तक चलेगा तब तक तो मैं हूँ, हाजिर हूँ। अरे उसके बाद भी आप हैं, हाँ बिल्कुल, गुरु रहेंगे, बने तो आप रहेंगे, हैं, गुरु के बाद रहेंगे, भी आप हैं, रहेंगे, पूरा जीवन भर आप रहेंगे। रहेंगे, रहेंगे, निश्चित रहेंगे। ठीक है जी, वेलकम सर। तो आज ओके यहीं पे सर, समाप्त करते हैं। ओके सबको सर, शुभ रात्रि, और गुड नाइट सर। सबको मतलब
आप लोग सब अच्छे रहिए, सही रहिए। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि।